हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, कल जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका एग्ज़ाम है इंग्लिश लिटरेचर का, तो उसमें आप क्या पढ़ो, थोड़ा सा क्विक रिवीजन आप कर लो। तो मेरी आपको यही एडवाइस है कि आप यूनिट जो थर्ड है उससे अच्छे से पढ़ लो। इसमें क्वेश्चन किस तरीके के बनेंगे, तो एज़ यू लाइक इट जो प्ले है आपको सबसे पहले उसकी पढ़नी है समरी। इसके अलावा आपको इस प्ले में जो मेन करैक्टर है रोजालिंड और ओरलैंडो, उनके बारे में पढ़ना है। अगर मेन करैक्टर का क्वेश्चन आता है तो आप अपना जो आंसर है वो पॉइंट्स के अकॉर्डिंग लिखना, इससे आपका जो आंसर है वो इफेक्टिव बनेगा। और अगर क्वेश्चन है जो वो टाइटल से रिलेटेड आता है या थीम से रिलेटेड आता है या फिर इस प्ले से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, तब आपको क्या करना है कि क्वेश्चन वाली जो लाइन है उसके अकॉर्डिंग एक या दो लाइन्स आंसर में लिख देना। उसके बाद आप पूरी जो समरी है वो वहाँ पर लिख देना, ठीक है। तो इसमें एक क्वेश्चन आता होता है एज यू लाइक इट का कि ये एक रोमांटिक प्ले है, तो इसके बारे में आप जस्टिफाई करो। तब आपको क्या करना है कि पूरी समरी वहाँ पर लिख देनी है। इसके बाद आपको यूनिट जो फोर्थ है वो अच्छे से तैयार कर लेनी है। मीन्स कि आपको यूनिट थर्ड और यूनिट फोर्थ ये अच्छे तरीके से पढ़नी है। बेनिफिट क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो यूनिट फोर्थ है जो, उसमें एक तो है रिफंड प्ले। रिफंड प्ले से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है आपको पूरी वहाँ पर समरी ही लिख देनी है। और प्रपोजल जो प्ले है इसमें भी क्या है कि कोई भी क्वेश्चन आता है आपको पूरी समरी वहाँ पर लिख देनी है। और ये तीनों ही जो टॉपिक हैं इन्हें नई शुरुआत जो चैनल है उस पर बीए फर्स्ट ईयर इंग्लिश लिटरेचर पोएम के नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई गई है, वहाँ पर आपको ये तीनों ही करवाई गई हैं समरी, तो आप वहाँ पर ये वीडियोस देख लेना। ओके। एंड इसके अलावा ये जो तीनों हैं ये अगर आप पढ़ लेते हो तो इससे आपको क्या बेनिफिट होगा कि जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसमें टोटल 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन जो सी है वो 20 नंबर का होगा और इसमें क्या है कि 4 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपको एक क्वेश्चन करना है। तो अगर आपने ये तीनों पढ़ रखे हैं तो इससे आपको बेनिफिट होगा कि वहाँ पर एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा जो सेक्शन बी है उसमें एक क्वेश्चन है जो वो आपको स्टैंजा का करना है और एक क्वेश्चन का आंसर करना है। सेक्शन बी में 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट जो पार्ट है उसमें 3 स्टैंजा आएंगी और जो दूसरा पार्ट है उसमें 4 क्वेश्चन आएंगे। आपको 3 स्टैंजा में से एक स्टैंजा करनी है और 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का आंसर करना है। तो जो 4 क्वेश्चन आएंगे उसमें से एक क्वेश्चन आपको इन तीनों में से देखने को जरूर मिल जाएगा। तो अगर आप ये तीनों पढ़ लेते हो अच्छे तरीके से तो आपका जो सेक्शन बी का दूसरा पार्ट है वो आप अच्छे तरीके से कर लोगे। अब बात करते हैं सेक्शन बी में जो पार्ट फर्स्ट है जिसमें 3 स्टैंजा आएगी और आपको एक स्टैंजा करनी है। उसके लिए आपको क्या करना है कि ये जो पॉइंट्स दी हुई हैं इनके आपको पॉइंट्स के जो नेम है वो अच्छे तरीके से तैयार कर लेने हैं। अच्छे तरीके से अगर आप याद कर लोगे, और आपको क्या करना है, अगर आप सारे पॉइंट्स नहीं भी याद कर पाते हो तो आपको जो यूनिट फर्स्ट है इन पोएम्स के जो पॉइंट हैं ये अच्छे तरीके से पढ़ लो। इसके अलावा क्या करना है कि ये जो यूनिट फर्स्ट है इसमें क्या है कि जितने भी पोएम्स हैं इन पोएम्स की जो टेक्स्ट है, ठीक है, स्टैंजास जो हैं टेक्स्ट, वो आप अच्छे से पढ़ लो जिससे कि आपको ये पहचान हो जाए कि कौन सा स्टैंजा कौन सी पोएम में से आया है। क्योंकि जो एग्जामिनर है वो पूरा आपका आंसर चेक नहीं करेगा, सिर्फ यही देखेगा कि आपने जो पोएम और जो पोइट है उसका नाम सही लिखा है या फिर नहीं लिखा है। और किस तरीके से आप अपने जो आंसर है उसे हाईलाइट करोगे एग्जामिनर के आगे, तो आपको क्या करना है कि उस स्टैंजा की पहचान करनी है। और उसके बाद आप सबसे पहले लिखोगे रेफरेंस को आप एरो का निशान लगाकर अंडरलाइन करोगे और नीचे वाली लाइन से लिखोगे दिस स्टैंजा या फिर दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम। फिर आपको पोइम का नाम लिखना है, उस पोइम को आपको अंडरलाइन करना है और इन्वर्टेड कॉमा में करना है। रिटन बाय, फिर आपको पोइट का नाम लिखना है, उससे भी आपको इन्वर्टेड कॉमा में करना है और अंडरलाइन करना है। इसके बाद आप लिखोगे इन दिस स्टैंजा द पोइट सेज दैट। तो उसमें क्या है कि जो भी पोइम से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है तो आपने जो ऐसा करना कि अगर आप सारी पॉइंट्स नहीं पढ़ सकते हो तो यूनिट फर्स्ट है जो इन पॉइंट्स की थोड़ी बहुत एक समरी देख लेना, ओवरव्यू देख लेना कि कौन सी पॉइंट में क्या बात कही गई है। जैसे कि द 7 एजेस ऑफ मैन है जो, उसमें क्या है कि जो पोइट है उन्होंने 7 स्टेजेस के बारे में बताया है। ये कहा है कि एक जो इंसान है वो क्या है कि एक एक्टर एक्ट्रेस के रूप में इस वर्ल्ड में जन्म लेता है और ये जो पूरा वर्ल्ड है ये एक स्टेज है। यहाँ पर क्या है कि अलग अलग जो लोग हैं वो जन्म लेते हैं, अपने जो पार्ट्स हैं उन्हें निभाते हैं और उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। यानी कि ये जो वर्ल्ड है ये एक स्टेज है, यही इनका एंट्रेंस होता है और यहीं से इनका एग्जिट हो जाता है। 7 स्टेजेस हैं, कौन कौन सी हैं ये आप थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि एक जो स्टैंजा है वो आपकी 7 एजेस ऑफ मैन में से देखने को मिल सकती है। इसके अलावा आपको क्या करना है कि मेन बस इस पोएम की जो स्टैंजा है, लाइन्स हैं, उन्हें टेक्स्ट को पहचान करना है कि कौन सी पोएम किस में से आई है। तो हर एक पोएम की आपको 3 या 4 लाइन्स बेसिक पता होनी चाहिए जो कि आप रेफरेंस में लिख दोगे।
इसके बाद एक्सप्लेनेशन में आपको क्या करना है कि अगर आपको एक्सप्लेनेशन आपने नहीं पढ़ रखी है, बस आपको ये चीज़ ध्यान देनी है कि कौन सी पोइम है जो उसमें मेन बात क्या कही गई है, तो आप क्या लिखोगे, एक्सप्लेनेशन, पॉइंट बनाओगे, एरो का निशान लगाओगे, अंडरलाइन करोगे और नीचे वाली लाइन में आप लिखोगे इन दिस स्टैंजा द पोएट सेज दैट। अब आपको क्या करना है कि वो जो स्टैंजा की आपको 4 या 5 लाइन्स दी होंगी, उन्हीं लाइन्स को आप थोड़ा सा घुमा फिरा कर, क्योंकि वो तो एक पोइम के रूप में दी होती हैं, आपको क्या है कि उसे थोड़ा सा खोल कर मतलब थोड़ा सा समझा देना है। इसके बाद आप क्या करोगे, 4-5 लाइन्स आप वही लिख देना स्टैंजा वाली। उसके बाद क्या है कि पोइम के बारे में आपने जो भी पढ़ रखा होगा, यानी कि जो लाइन्स आप रेफरेंस में लिख रहे हो वही लाइन आप वापस से यहाँ पर लिख देना। इससे क्या बेनिफिट होगा कि जो सेक्शन बी है उसमें क्या है कि आपको एक स्टैंजा और एक क्वेश्चन करना है। जो स्टैंजा है वो आपकी 8 नंबर की आएगी। अगर आप इस तरीके से भी अपना आंसर करोगे तो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। अगर आप बहुत अच्छे तरीके से भी करते हो तो भी आपको 6 से ज़्यादा नंबर नहीं मिलेंगे। अगर आप बिना स्ट्रेस लिए अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो 4 नंबर में भी आपका काम सर जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सेक्शन ए के बारे में। तो सेक्शन ए में टोटल 7 क्वेश्चन आपको करने हैं। टोटल 10 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से आपको 7 क्वेश्चन करने हैं। आपका जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन वो 2 नंबर का आता है, इसलिए आपको जो अपना आंसर है वो 2 लाइन्स में, 2 या 3 लाइन्स में लिखना होता है। इसमें अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो लिटरेरी टर्म्स दिए हुए हैं इसकी एक वीडियो बना दी गई है, आप उस वीडियो को देख लेना प्लेलिस्ट में। तो इसमें आपको 2 या 3 लाइन्स हर एक की पढ़ लेना। ठीक है, जैसे सिमिल के बारे में आ सकता है, सोनेट के बारे में आ सकता है, एलिट्रेशन क्या होता है इसके बारे में आ सकता है। तो आपको लिटरेरी टर्म्स पढ़ लेने हैं क्योंकि 1 या 2 क्वेश्चन आपके लिटरेरी टर्म में से पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपको क्या करना है कि आपने ये जो प्ले पढ़ ही रखे हैं, एज यू लाइक इट, रिफंड और प्रपोजल, इसमें से 2 क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। इसके अलावा ये जो पोइम है और जो पोइट के नाम है, अगर आप ये पढ़ लेते हो तो आजकल ट्रेंड चला हुआ है कि आपको पोइम का नाम दे दिया जाता है और ये पूछ लिया जाता है कि इस पोइम के पोइट कौन है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने यूनिट फर्स्ट पढ़ रखी है, पोइम्स के बारे में थोड़ा बहुत आपको ओवरव्यू पता है, तो इससे आपको ये बेनिफिट होगा कि आप 2 या 3 लाइन अच्छे तरीके से लिख सकते हो। एंड मैं आपको बता देती हूँ फर्स्ट यूनिट में कौन सी पोइम में क्या मेन बेसिक बात कही गई है, इससे आपको थोड़ा बहुत हेल्प हो जाएगी। जो पहली पोइम है द 7 एजेस ऑफ मैन, इसमें 7 स्टेजेस के बारे में बताया गया है। पहली जो स्टेज होती है वो होती है इन्फेंसी, एक बच्चे की, जो कि पूरा डिपेंड होता है। सेकंड स्टेज है जो वो स्कूल बॉय की होती है, जिसमें स्कूल बॉय स्कूल नहीं जाना चाहता है लेकिन मदर के द्वारा अच्छे तरीके से उसे तैयार किया जाता है। थर्ड स्टेज है जो वो एक लवर की होती है। फोर्थ जो स्टेज है वो एक सोल्जर, एक सैनिक की होती है, जिसमें वो अपने देश पर मर मिटने की बातें करता है। ठीक है, फिफ्थ जो स्टेज है वो एक जस्टिस, एक न्यायाधीश की होती है, जज की होती है, जिसमें वो इस तरीके से प्रिटेंड करता है, दिखाता है कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट जज हूँ, लेकिन उसने ब्राइब, रिश्वत ली होती है। जो सिक्स स्टेज है उसमें यानी कि वो ओल्ड एज में आ जाता है और उसकी जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, मीन्स कि वो बहुत ज़्यादा सुकड़ा पतला वगैरह हो जाता है। उसके जितने भी पहले के क्लॉथ्स होते हैं वो अब उसे लूज़ फिट नहीं आते हैं। ठीक है, लूज़ हो जाते हैं। और जो सेवन्थ स्टेज है वो क्या है कि उसे सेकंड चाइल्डिश कहा गया है। सेकंड चाइल्डिशनेस क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें जो पर्सन होता है वो पहले की तरह बच्चे की तरह ही क्या है, दूसरों पर डिपेंड हो जाता है। आपका जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है वो ये भी बन सकता है कि सेकंड चाइल्डिश है जो वो क्यों कहा गया है। जो सेकंड पोइम है उसमें है वन डे आई रोट हर नेम। इसमें क्या है कि जो पोइट है वो अपने बिलव का बार बार नाम लिखता है सी शोर पर, समुद्र के बीच पर, लेकिन वेव आती है और उस नाम को मिटाकर चली जाती है। तब जो लवर है, जो पोइट है वो लवर होते हैं और वो अपने बिलव्ड का नाम लिखते हैं, तो उसकी जो बिलव्ड है वो कहती है कि तुम मेरा नाम बार बार लिख रहे हो लेकिन ये जो वेव है ये इसे मिटाकर जा रही है। इसका मीन्स ये है कि मेरा जो नाम है वो यानी कि मॉर्टल है। इसी तरीके से मैं खुद भी मॉर्टल हूँ, यानी कि इस संसार में जो भी चीज़ें आई हैं वो सभी क्या है, मॉर्टल हैं, यानी कि हर एक ना एक दिन उसका अंत हो जाएगा। तो यहाँ पर जो पोइट है, जो लवर होता है, वो ये कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में, हमारे लव के बारे में मैं पोइम्स में लिखूंगा जिससे कि हमारे जो लव है वो हमेशा अमर रहेगा। अगली जो पोइम है वो है द फेस दैट हैड लॉन्च 1000 शिप। इसमें बताया गया कि एक डॉक्टर फोस्टर्स होते हैं, वो क्या है, शैतान से एक डील कर लेते हैं कि मैं थोड़ा टाइम के लिए अर्थ पर रहूँगा, मैं जो भी आपसे विश करूँगा आपने मेरी उस विश को पूरा करना है, जिससे मैं अपनी जो सोल है, अपनी जो आत्मा है वो मैं आपको दे दूँगा। अब यहाँ पर जो डॉक्टर फोस्टर्स होते हैं वो क्या है कि एक हेलेना, जिसके बारे में उन्होंने सुना था कि वो बहुत ज़्यादा सुंदर होती है, उसके कारण बहुत सारे युद्ध हुए थे, उसकी एक स्टोरी है। ठीक है, एंड इसके बाद इस ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप ना भी पढ़ो तो भी चल जाएगा। अगली जो पोइम है वो है गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार। इसमें जो पोइट है वो कहते हैं कि आप कोई भी इम्पॉसिबल काम कर सकते हो, आप जा सकते हो और गिरते हुए टूटते हुए तारे को आप पकड़ सकते हो, लेकिन एक लॉयल वुमेन को आप कभी भी ढूंढ नहीं सकते हो।
आपको बहुत सारी जो वुमेंस हैं, बहुत सारी लेडीज़ आपको मिलेंगी, लेकिन उसमें से कोई भी लॉयल नहीं होगी। अगर कोई औरत है जो वो लॉयल वफ़ादार आपको मिल भी जाएगी, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब वो आपके प्रति डिसलॉयल हो जाएगी। तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो कहते हैं कि एक वफ़ादार औरत को ढूंढना एक तीर्थ यात्रा के समान है। ठीक है, अगली जो पॉइंट है वो है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। इसमें जो पॉइंट है वो क्या है, ब्लाइंड होते हैं और वो कहते हैं कि मेरी ब्लाइंडनेस के कारण मैं भगवान को कोई भी सेवा नहीं दे पा रहा हूँ। वो कहते हैं कि भगवान ने इस संसार में बहुत सारे जो लोग हैं उन्हें भेजा है, हर किसी को उसका काम दिया हुआ है। तो यहाँ पर हर कोई है जो वो भगवान की सेवा में लगा हुआ है, लेकिन जो पोइट है वो ये दुख फील करते हैं कि मैं तो अंधा हूँ, मैं भगवान की कोई भी सेवा नहीं कर पा रहा हूँ। फिर वो कहते हैं कि मेरे पास एक हुनर है रिटर्न का, पोइम लिखने का, तो मैं इसके थ्रू भगवान के बारे में लिखूँगा और भगवान को अपनी जो सेवा है वो सर्व करूँगा। अगली जो पोइम है वो है ओड ऑन सॉलिट्यूड। ओड ऑन सॉलिट्यूड है जो इसमें क्या कहा गया है कि वो कहते हैं कि इंसान है ना जो उसे अपनी खुद की लाइफ में इंजॉय करना चाहिए, उसे किसी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। खुद की कंपनी है जो खुद को फील करना चाहिए, खुद इंसान क्या चाहता है उसमें वो मस्त रहना चाहिए। ये जो पॉइंट्स हैं ये आपको इस चैनल पर प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो आपको क्या करना है कि ये जो पॉइंट्स है इसकी थोड़ी बहुत जो समरी है वो आप देख लेना, 5-10 मिनट की सारी पॉइंट्स आपको, यानी कि समरी में आप देख लेना क्या है, स्पीड बढ़ाकर देख लेना, जिससे आपको ये हो जाएगा कि आपने पॉइंट्स थोड़ी बहुत ही सही पढ़ रखी है। लेकिन आपकी ये जो 3rd और 4th यूनिट है ये आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। सो बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स, थैंक यू।